वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत का समरी, जो अपना पार्ट नंबर 2 होगा। और ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मीन्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का होगा। इसमें हम लोग इससे पहले क्लासेस ले चुके हैं। पार्ट 1 जो आपका था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से जाके देखिए। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हम लोगों के मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। साथ में पीडीएफ आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले अगर हम लोग आए इस पार्ट 2 पे, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, तो इससे पहले हम लोगों ने 1600 का राजलेख देख लिया था, 1626 का 1726 का राजलेख देखा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इतना को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 का एक अधिनियम लाया गया हुआ था, और 1786 के अधिनियम में यह बोला गया कि भाई साहब अब क्या होगा कि गवर्नर जनरल जो होंगे उन्हीं को प्रधान सेनापति बना दिया जाएगा। इसके लिए एक अलग पोस्ट हुआ करता था। अब जब 1786 का अधिनियम पास किया गया तो इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होंगे, मतलब कि अब तो गवर्नर जनरल वही होंगे जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर जनरल जो होंगे उनको क्या किया गया कि प्रधान सेनापति का भी अधिकार दे दिया गया 1786 के अधिनियम के हिसाब से। इसके बाद गवर्नर जनरल के को जो है वो विशेष परिस्थिति में अपने परिषद, जो गवर्नर जनरल के परिषद में जो लोग हुआ करते थे, जो 6 से 4 कर दिया गया हुआ था, इसमें इन लोगों के परिषद के निर्णय को गवर्नर जनरल को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया किसी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। अगर कभी ऐसा होता है कि गवर्नर जनरल को ऐसा लगता है कि उसकी परिषद ठीक काम नहीं कर रही है, या जो लॉ बना करके दिया गया वो परिषद वो लॉ जो है वो सही नहीं है, तो उसके निर्णय को जो गवर्नर जनरल था वो रद्द कर सकता था। और ये जो अधिनियम लाया गया हुआ था, ये लॉर्ड कर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल पद देने के लिए लाया गया था, क्योंकि लॉर्ड कर्नवालिस एक साथ दो चीज को कंटिन्यू करना चाहता था, दो पोस्ट को। पहला पोस्ट उसका जो था वो गवर्नर जनरल का था, और दूसरा प्रधान सेनापति का होना चाहता था वो। इसी दोनों पोस्ट के लिए जो है वो 1786 का अधिनियम पास किया गया। लॉर्ड कर्नवालिस को जो है वो गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रधान सेनापति बनाने के लिए इस पोस्ट को लाया गया था। ये कहानी खत्म होता है यहाँ से। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, बट ये चीज जो है वो आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में एक अहम भूमिका निभा करके लाई हुई थी। तो ये अगर आप इसको एक तरीके से रिलेट कीजिएगा, तो गवर्नर जनरल के से अगर आप किसी चीज को रिलेट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि गवर्नर को अगर आप प्रेसिडेंट से रिलेट कर ले रहे हैं, अगर आप इसको भारत के लेवल पर देखते हैं, तो फिर भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, उस राष्ट्रपति को जो है वो सेना, भारतीय सेना का प्रमुख माना जाता है या नहीं माना जाता है, ये बताओ। तीनों सेना का प्रमुख तो उसको बोला जाता है। तो यही सारी चीज जो है वो फ्रेमवर्क तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके बाद 1793 का एक राजलेख आया था। इसमें कंपनी के सभी अधिनियम को निरंतर कर दिया गया, मतलब कि 1600 का राजलेख, 1726 का राजलेख, 1773, 1781 और 1784 जितने अधिनियम लाए गए हुए थे उस सारे को कंटिन्यू कर दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 का आया हुआ था, इसमें दो चीजें हुई थी। यहाँ पे गवर्नर जनरल को जो है वो दो जगहों से लॉ बनाने का अधिकार मिल गया। सेम उसी को कंटिन्यू कर दिया गया 1793 के राजलेख में। और कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया कि भाई साहब अब हम जो है वो ब्रिटिश संसद जो है उन्होंने एक लॉ पास किया, 1793 का राजलेख पास किया, चार्टर्ड। और उसमें बोला कि हमारी जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको हम यहाँ पर भारत में व्यापार करने के लिए 20 वर्ष का और समय प्रोवाइड कर देते हैं। अब आया इसमें गवर्नर जनरल, उसके जो परिषद हुआ करते थे, उस परिषद में क्या हुआ कि उसी व्यक्ति को उस परिषद का सदस्य बनाया जाएगा जिस व्यक्ति को कम से कम 12 वर्ष भारत में रहने का अनुभव होगा। उसी व्यक्ति को हम क्या करेंगे, तो इस परिषद का सदस्य बनाएंगे। और जो है कानूनों और नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया, क्योंकि जो भी नियम यहाँ से परिषद से बन करके आते थे, इसको अगर रिव्यू करने का पावर होता था किसी के पास, तो वो जो है वो न्यायालय के पास होता था, जो 1774 में स्थापित किया गया हुआ था कोलकाता में। ठीक है, क्लियर है बातें। अब आते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग का 1813 का राजलेख है। ये भी इंपॉर्टेंट था। 1813 का जो चार्टर्ड था,
इस 1813 के चार्टर्ड का अपना एक व्यू था। ये क्या था कि इसमें जो है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना चाहती थी ब्रिटिश संसद, क्योंकि कंपनी के जो लोग, जो ऑफिसर्स थे, वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे इंडिया के किसानों को। तो उसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना इसका मेन पर्पस था। इसके बाद ईसाई मिशनरी जो थे, उनको भारत में धार्मिक सुधार, धार्मिक सुविधा देने को का जो है वो एक उनको अनुज्ञा दिया गया, लाइसेंस दिया गया। और इसमें इसलिए लाइसेंस दिया गया कि ज्यादातर भारतीय लोगों को ईसाई बनाया जाए। इसके बाद बेलेजली की आक्रामक नीति जो थी, उसको लेकर के इस नियम को पारित किया गया, जो 1813 का चार्टर्ड था। इसमें एक काम किया गया कि कंपनी का तो एकाधिकार दो चीज पर हुआ करता था। एक चीज जो था वो चीन के साथ व्यापार था और दूसरा चाय का व्यापार था। इसको छोड़ करके अन्य सभी जितने व्यापार थे, जैसे मसाला का व्यापार हो गया, कपड़ा का व्यापार हो गया, इन सारे में अब ब्रिटिश के जो है, ब्रिटिश लोग, ठीक है, इंग्लैंड के और लोग आकर के यहाँ पर व्यापार कर सकते थे। इसमें कंपनी के व्यापार जो है एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके। फिर से 20 वर्ष के लिए कंपनी के भारतीय प्रदेश और राज्यों पर नियंत्रण का अधिकार किसको दे दिया गया? कंपनी को दे दिया गया। और कंपनी को ही गवर्नर जनरल और गवर्नर तथा प्रधान सेनापति को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। ये आपका वीवीआई पॉइंट है, जो आपका आया हुआ था 1813 के राजलेख से, 1813 के चार्टर्ड से, कि भाई साहब अब संसद इसको पास नहीं करेगी, संसद इनको नियुक्त नहीं करेगी ब्रिटिश की। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इंग्लैंड के संसद इसको जो है वो इनको नियुक्त नहीं करेगी। किसको किसको? गवर्नर को, गवर्नर जनरल को और प्रधान सेनापति को। अब इसको नियुक्त करने का अधिकार कंपनी को दे दिया गया और कंपनी अपने हिसाब से लोगों को नियुक्त किया करती थी। बट टर्म एंड कंडीशन वही था कि कम से कम 12 वर्ष जो है वो आपको जो है वो यहाँ पर अनुभव होना चाहिए भारत में रहने का, तभी आप इस जो है पोस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक और बात आया कि ईसाई धर्म के जो लोग थे, उनको अपने धर्म की प्रचार करने की अनुज्ञा को लाइसेंस बोला जाता है, ठीक है, अनुज्ञा को लाइसेंस बोला जाता है। इनको लाइसेंस मिल गया। अब ये पूरी तरीके से भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करते थे। और ये एक और रीजन बन करके आया हुआ था जो 1857 के रिवॉल्यूशन में अहम भूमिका निभाया। साथ में जितने धार्मिक आंदोलन बन करके आए हुए थे, निकल करके आए हुए थे, उस सारे में ये 1813 का राजलेख एक अहम भूमिका निभाया, क्योंकि लोग जो है वो बिल्कुल ईसाई मिशनरियों के बहकावे में आकर के अपने धर्म को परिवर्तित कर रहे थे और फैसिलिटी भी उन्हीं को दिया जा रहा था। अब आया मेन मैटर कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक सहायता देने की बात कही गई कि भाई साहब अब आप के भारतीय शिक्षा पर जो है वो हम क्या करेंगे, तो 1 लाख रुपए आपको देंगे, आपकी शिक्षा को जो है वार्षिक सहायता देंगे 1 लाख रुपए की, कि आपकी शिक्षा को डेवलप किया जाएगा। ये पूरा एक बन करके आया हुआ था 1813 का राजलेख। इसके बाद 1833 का राजलेख एक अहम भूमिका निभाया। 1833 के राजलेख में क्या हुआ कि जब चीन और चाय के व्यापार को छोड़ करके बाकी सारे चीजों में अन्य ब्रिटिश लोगों को अधिकार मिला व्यापार करने का, तो उसके साम्राज्य में बिल्कुल वृद्धि हुई, क्योंकि और लोग आए, ज्यादा पैसे कमाए, ज्यादा मुनाफा कमाए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर, इन सारे जगहों पर ये बिल्कुल पूरी तरीके से स्टेबल हो गई हुई थी। इसके बाद जो है उसके अस्थायित्व को प्रदान करने के लिए ये जो उसका बेटरमेंट था, उसका प्रभुत्व जो बिल्कुल तरीके से स्टेबल हो गया हुआ था, उसके लिए 1833 का राजलेख पास किया गया कि भाई साहब हम एक राजलेख ऐसा पास करेंगे जिसमें हमारा जो डेवलपमेंट है वो स्टेबल होकर के रह जाएगा। इस टर्म एंड कंडीशन के लिए क्या किया गया कि बंगाल के जो गवर्नर थे, ठीक है ना, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के राजलेख से। क्लियर है बातें? और बंगाल के गवर्नर जनरल को जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, इसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनकर के आए हुए थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, और मुंबई और मद्रास के गवर्नर को उनके अधीन कर दिया गया हुआ था, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को ही पूरे भारत का बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये मैटर निकल करके सामने आया हुआ था, ठीक है, और इसमें सभी नागरिकों
नागरिक और सैन्य शक्ति जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल मींस की अब आप इनको भारत का गवर्नर जनरल कह सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को विधायिका संबंधी जितनी शक्तियां थी उन सारे से वंचित कर दिया गया। अब उनको किसी भी रूल को अप्लाई करने में अपनी शक्ति का यूज नहीं करना होता था। ठीक है, और इस कानून के तरफ जो है वो इसके अंतर्गत जो बनाए गए कानून थे उसको नियामक कानून कहा गया, और नए कानून के तहत बनाए गए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक है, और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके उसे प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया था 1833 के राजलेख में। क्लियर है, बात खत्म है। यहाँ पर इसका जो है वो एकाधिकार था, यहाँ पर एकाधिकार चीन के साथ व्यापार पर और चाय के व्यापार पर एकाधिकार था। अब क्या किया गया कि 1833 के राजलेख में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अपना तो उसको चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार था और न चाय के व्यापार पर, लेकिन अब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो है प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य के लिए पूरा जो है वो पावर दे दिया गया। अब ये अपने तरीके से सेटल कर सकती थी प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था को। यह मैटर निकल कर के आया था। इसके बाद आया नेक्स्ट जो है वो आया हुआ था आपका, एक सेकेंड चलते हैं इसके ऊपर यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद एक और आया था कि भारत के प्रदेशों पर सैनिक और असैनिक शासन का निरीक्षण का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। जितनी सैनिक मतलब सैन्य जो भी कार्रवाई होती थी, ठीक है, सैन्य जो भी कार्रवाई होती थी उस पे गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार मिल गया 1833 के अधिनियम से, और गवर्नर जनरल के परिषद को राजस्व के विषय में पूर्ण अधिकार दे दिया गया। और अब गवर्नर जनरल को जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल था वो बंगाल का गवर्नर जनरल मतलब विलियम बेंटिंक हो गया, विलियम बेंटिंक हो गए। अब इनको एक और अधिकार दिया गया कि भाई साहब आपको राजस्व का पूरा अधिकार है और आपको साल में एक बार जो है वो बजट पेश करने का अधिकार मिल गया। सेम चीज यहाँ पर आया हुआ था। तो बजट सेशन के लिए आप राष्ट्रपति को यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति को इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो है वो बजट सेशन पर पहले उनको जो है वो अपना क्या देना पड़ता है, पहले अनुज्ञा देना पड़ता है, तभी जाकर के बजट सेशन पास होता है, और बजट सेशन को दोबारा रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। अब आया मेन मैटर यहाँ पर कि 1833 में ही क्या हुआ था कि दास प्रथा को जो है वो खत्म कर दिया गया था, और 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हो गया हुआ था, मतलब दास प्रथा खत्म हो गई हुई थी। और कंपनी के कार्य को फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि भाई साहब अब आप आइए। अब जो है वो ब्रिटिश सांसद ने 20 वर्ष के लिए कंपनी को फिर से एक पावर दे दिया गया एक ट्रस्ट के रूप में कि अब आप भारत में फिर से अपना शासन चलाइए अगले 20 वर्षों के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि चार्टर्ड एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अब जितने भी सरकारी पोस्ट होते थे जो सिविल सेवकों के होते थे उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा का जो है आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, और इसमें यह बोला गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी भी पद और कार्यालय रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के बाद इसको खत्म कर दिया गया हुआ था। ये 1833 का बात है। ठीक है, और भारत में केंद्रीकरण का प्रारंभ यहीं पे हुआ था, सेंट्रलाइज हो गया हुआ था। ये भारत में जो शासन हुआ था वो बिल्कुल जो है वो ब्रिटिश संसद के केंद्र में एस्टेब्लिश्ड हो गया हुआ था। और भारत में संविधान निर्माण का पहला आंशिक संकेत जो है वो 1833 के अधिनियम से ही मिलता है। अब आते हैं हम लोग सबसे लास्ट के ऊपर जो था अपना 1853 का चार्टर्ड अधिनियम। इसमें आपको देखना है कि सबसे पहले कंपनी दो तरीके के अधिनियम पास किए हुए थे। पहला अधिनियम जो था वो 1793 से 1853 के बीच में था, जो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ था कि इसमें संसद ने क्या किया, मतलब ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि कंपनी जो कार्य कर रही थी उसको अपने प्रभाव में रखने का कोशिश किया, उसके ऊपर अपने नियंत्रण को स्थापित करने का काम किया। ठीक है, और दूसरा जो अधिनियम लाया गया ये था साम्राज्य के हितों के संरक्षण के लिए अधिनियम लाया गया हुआ था, जो 1853 के बाद से लाया गया। तो अभी हम लोग लास्ट अधिनियम को पढ़ेंगे जिससे संसद ने कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ था। और उसका लास्ट अधिनियम जो था वो आपका 1853 था, और पहला जो स्टार्ट हुआ था वो 1793 से स्टार्ट हुआ था। आते हैं इसके ऊपर। तो 1793 से जो है 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर्ड अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था, कहीं कोई शक नहीं है। इसके बाद अधिनियम जो भी आए हुए थे वो साम्राज्य के हितों के संरक्षण के लिए ही आए हुए थे।
अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, मतलब कि विधायिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया हुआ था। ठीक है, क्लियर है बात। ये आपका डीपीएसपी का मैटर आ जाता है। ठीक है, ये आपका डीपीएसपी का मैटर आ जाता है आज के कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के हिसाब से। और अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें सिविल सेवकों के भर्ती के हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था और इस प्रकार सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई थी और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई हुई थी जो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में थी। तो ये आपका दूसरा पॉइंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया हुआ था। ये आपका 1853 के चार्टर्ड अधिनियम में निकल कर ये चीज सामने आया हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग देखें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो इसमें से याद करने वाले हैं वो यह है कि इसमें गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया था जिसमें भारतीय केंद्रीय विधान परिषद उसी को भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा और परिषद की शाखा में छोटी छोटी संसद की तरह कार्य करना, जो भी ये परिषद की शाखा थी वो छोटे छोटे संसद के तौर पर काम करना स्टार्ट की और इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना जाने लगा जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। ये बात निकल करके सामने आया हुआ था यहाँ से 1853 के चार्टर्ड अधिनियम से। और ये जो था भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर्ड एक्ट था जो 1853 का चार्टर्ड अधिनियम था। ये पूरा निकल करके सामने आया हुआ था हम लोगों का। ये लास्ट अधिनियम जिसको हम लोगों ने देखा ये आपका पार्ट 2 था। तो अगर आपको ऐसा लगा कि ये सारे चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, सारे जो भी बातें आपको कही गई वो इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए और प्रीवियस वीडियो को प्लेलिस्ट से जरूर देखिए क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज अवेलेबल मिलता है कैटेगराइज करके। तो आप भ्रमित नहीं होते हैं, आप एक साथ चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए जितना हो सके क्योंकि ये चीज हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये था अपना पार्ट 2 और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 3 देखेंगे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ही होगा। बहुत लंबे वीडियोज के सिवा हम लोग छोटे छोटे पार्ट में इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं जिससे आपको बर्डन नहीं मिले। ये था आज के क्लास के लिए। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।